हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग 2021 के पेपर का मैथ का क्वेश्चन आप कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये आपका 1/2/2021 में 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक जो परीक्षा हुई थी उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। अब देखिए, कोई बिग मार्ट है जिसमें अगर कार्ड से आप भुगतान करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, तो उसे 5% की आपको छूट मिलती है। मॉल वाले को क्या चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। छूट देने के बाद भी 10% का लाभ चाहिए। तो वो सामान पर कितने रुपए अंकित करेगा, लिखेगा, ताकि जब 5% की वो छूट दे उसके बावजूद 10% का उसे लाभ हो। तो जैसे ये देखिए, ये होगा कॉस्ट प्राइस वस्तु का, ये होगा आपका मार्क प्राइस, तो ये है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लीजिए 100 रुपये उसके कॉस्ट आ रहे हैं, उसको 10% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। यानी वो कितने में बेचना चाहता है, 110 रुपये में वस्तु को बेचना चाहता है। 100 रुपये पे 10% का लाभ, यानी कितने में बेचेगा वो, 110 रुपये में। लेकिन जो जो दाम लिखेगा उस पर 5% छूट भी होगी। तो मान लीजिए उसने कितना प्राइस लिखा, सामान पर x रुपये लिख दिया, सामान पर उसने लिखा कितना है, x रुपये। अब इस x रुपये पे वो 5% छूट देगा, यानी कि कितने में सामान को बेचेगा, x रुपये अगर उसने लिखा है तो 95% पर सामान को बेचेगा। और कितना आएगा 95%, 110 के बराबर। यानी जो मार्क प्राइस है उसका 95% किसके बराबर होगा, 110 के बराबर। क्यों 95% हमने लिया है, क्योंकि वो 5% की क्या देगा, छूट देगा। अब देखिए, x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें कि कितना उसने अंकित किया, तो x गुणे 95/100 बराबर कितने हो जाएंगे, 110। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 गुणे 100 और बटे 95। इसको अगर हम काटें तो कितना आएगा, 19 पंचे 95 और 22 पंचे 110, यानी कि यहाँ 19 रहेगा, 2200 बटे 19। इतने रुपए वो क्या करेगा, लिखेगा सामान पर, और बेचेगा कितने में, 110 रुपये। मान लीजिए अभी अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 110 रुपये में बेचेगा, लेकिन लिखेगा कितना, 2200 बटे 19 रुपये। अब कह रहा जो ये सीपी है, यानी कि ये जो अंकित मूल्य है 2219 रुपया, वह क्रय मूल्य के यानी कि सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ये दाम इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसमें से इसको पहले माइनस करेंगे, यानी पहले तो ये निकालेंगे कि कितना अधिक है। तो 22/19 में से अगर हम 100 रुपया घटा दें तो ये मिल जाएगा कितना अधिक है। अब प्रतिशत की बात है, तो अगर आप अधिक प्रतिशत निकाल रहे हैं तो किस से निकाल रहे हैं, इसी से निकाल रहे हैं, ठीक नहीं, इससे नहीं निकाल रहे हैं, हम इससे निकाल रहे हैं कि इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है। तो नीचे इसको लिख देंगे, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत। तो ये 100, ये 100 कट गया, बचा हमारे पास क्या, 2200/19 और -100। 19 से इसका गुणा करेंगे तो 2200 माइनस 1900 और बटे 19। 2200 में से 1900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300/19। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 से 15/19 प्रतिशत आपका जवाब होगा। यानी जो मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से 15 से 15/19 प्रतिशत अधिक लिखा जाएगा। समझ रहे इस बात को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है पेपर में आपके। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 39 रुपये 20 पैसे। उनमें से 3 छात्रों के प्राप्तांक का औसत कितना है? 41 रुपये। तो जो शेष 2 बचे हैं, 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत आपको ज्ञात करना। अब देखिए, मान लीजिए जो 5 छात्र हैं वो कौन कौन है? x1, x2, x3 और ऐसे ऐसे x5। ठीक, अब इन पांचों छात्रों के मार्क का जो औसत होगा वो क्या करेंगे? पांचों के मार्क को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे और आएगा कितना? 39.20 रुपये। अच्छा, ये तो था इनके प्राप्तांकों का औसत। अगर इनके प्राप्तांकों का हम योग निकालना चाहें कि ये कितने नंबर, सब लोग पांचों लोग मिला के कितने नंबर पाए हैं, तो हमें इस 5 को इसमें से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 जीरो में 0, 5 दूना 10, 0 1 बचेगा, 5 9 45 और 1 46 के 6 4 बचेगा, 5 दिया 15 और 4 19 और 2 अंक पर 10। यानी पांचों बच्चों ने मिल करके 196 नंबर प्राप्त किया। अब क्या कह रहा है कि 3 बच्चों का जो प्राप्तांक है उसका औसत कितना है? 41 है। तो 3 बच्चे मान लीजिए x1 नंबर पाए थे, दूसरा x2 पाया था और तीसरा x3 पाया था। अब इनके प्राप्तांकों का जो औसत है तो क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे, तब औसत निकलेगा कितना? 41। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अगर देखा जाए तो 3 1 3, 3 4 12, यानी 3 बच्चों ने मिल करके कितना प्राप्त किया? 123 नंबर। अब कौन बचा? 4 और 5। अब इसको इसमें से घटा दीजिए। अब देखिए x1 x1 से घट जाएगा, x2 x2 से घट जाएगा, x3 x3 से घट जाएगा, बचेगा कौन? x4 बचा और x5 बचा। और इधर 196 में से 123 हम घटाएंगे, 6 माइनस 3 3 बचा, 9 माइनस 2 कितना बचा? 7 बचा और 1 माइनस 1 0। x4 और x5 के जो प्राप्तांकों का योग कितना है? 73 है। अगर हमें औसत ज्ञात करना तो 2 बच्चे हैं तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 36.5 आएगा। और यही हमारा ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब देखिए इसका मासा निकालना है। ठीक, अब मासा के लिए देखिए हम ऑप्शन पे ही चले जाते हैं। जो मासा होगा उससे ये तीनों संख्याएं क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो जैसे 12 और गुणे 15 है, ठीक, तो देखिए क्या ये दोनों 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे? पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 27। 27 को हम क्या लिखेंगे? 3 त्रिका 9 और त्रिक 27, 3 बार 3 आ रहा है। ठीक, तो इन सब में भी 3 बार 3 आना चाहिए इनके गुणनखंड में। इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है? 3 गुणे 2 गुणे 2। इसके गुणनखंड में 3 गुणे 5, इसमें 3 गुणे 5, 21 में 3 गुणे 7, इसमें 3 गुणे 7 और 12 में 3 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार 3 क्या किसी में है? नहीं है, तो ये तो नहीं। 9 के लिए देखिए क्या चाहिए? 2 बार 3 चाहिए, तो 2 बार 3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इसलिए हमारा जो 9 है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन है, जॉनी है, जनार्दन है। खेत में किसी काम को जॉन अकेले 6 दिन में, जॉनी 12 दिन में और जनार्दन 24 दिन में क्या करता है? पूरा करता है। अगर वो एक साथ मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, पहले लोग ए में, दूसरे लोग बी दिन में और तीसरे लोग सी दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो ये तीनों लोग मिल करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तीनों का ऊपर गुणा कर लीजिए और नीचे इन दो का गुणा करके जोड़ लीजिए। जैसे ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अगर 2 लोग होते, मान लीजिए पहला व्यक्ति ए है, ये ए दिन में काम समाप्त करता है, बी है, बी दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए गुणे बी बटे ए प्लस बी दिन लगेगा। ठीक, अब इसी पे इन तीनों वैल्यू को रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 गुणे 12 गुणे 24 और नीचे
6 और 12 का गुणा 72 हो जाएगा। 12 और 24 को गुणा करेंगे तो 288 आएगा, और 24 छक्का कितना हो जाता है, 144 आएगा। जोड़ेंगे तो 6 गुणे 12 गुणे 24 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे इन सबको जोड़ने पर कितना आता है, 504 आएगा। काट लीजिए, देखिए 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 अठे 48 और 6 चौका 24, 12 सते 84, कितना आ गया, 24/7। इसको अगर बदलेंगे मिश्र भिन्न में चूंकि सब है तो 7 त्रिक 21, 3 24/7, 3 सही 3/7, और जो कि ऑप्शन कितने है, 1 में सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है। अब देखिए, मान लीजिए ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। क्रय मूल्य उसने 100 रुपये का सामान खरीदा था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी 120 रुपये उसने मार्क की, और 20% का छूट भी देता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 रुपये पे 20% का छूट देता है, तो कितने में बेचता है, 120 अपने आप में 100% था, 20% का छूट देगा, यानी 120 का 80% पे वो क्या करेगा, बेच देगा। तो 120 का 80% कैसे होगा, 120 गुणे 80/100 में 2 जीरो कट जाएंगे, 12 अट्ठे 96 रुपये पे बेच देगा। 100 रुपये का सामान है, 96 पे बेच रहा है, यानी कितने का डिफरेंस है, 4 रुपये इसको नुकसान हो रहे हैं, कितने रुपए पे, 100 रुपये पे, और इंटू 100 कर दीजिए, ये परसेंट में कितना, 4% क्या हो रहा है, 100 का खरीद के 96 में बेच रहा है, यानी हानि हो रही है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो गया। 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनोन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए, अवनोन कोण क्या होता है, जब ऊपर से कोई नीचे देखता है तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, अवनोन कोण। अब ये मान लीजिए एक मीनार है जो 150 मीटर क्या है, ऊंची है, यहाँ पर कोई वाहन है, ठीक है, यहाँ पर कोई वाहन है। अब यहाँ से वाहन का जो अवनोन कोण है, यहाँ से कोई देखे तो 45 डिग्री का अवनोन कोण है। अब ये जो अवनोन कोण है वो यहाँ पर भी उतना ही बन जाएगा, 45 डिग्री का। यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक। अब देखिए, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ रखा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये हमारा लंब बन जाएगा और ये आधार, तो लंब और आधार में संबंध देता है टैन। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा यहाँ कितना है, 45, तो टैन 45 ले लीजिए, बराबर लंब कितना हो जाएगा, 150, और आधार कितना हो जाएगा, x। टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, 150 बटे x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150, यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, 150 मीटर, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है, क्या दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे जो गड़े हुए हैं 50 मीटर की दूरी पर हर एक खंभा गड़ा हुआ है, ठीक है, कई सारे खंभे गड़े हैं जो 50-50 मीटर की दूरी पर गड़े हैं। रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। तो पहले ये हम लोग देखेंगे, इस स्पीड से 4 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी कितना हो जाएगा, 4 गुणे समय कितना हो गया, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 चौका 16, 2 18, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब देखिए, हर एक खंभा कितने पे लगा है, 50 मीटर पे, तो 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर, और इसको किलोमीटर में बदलेंगे, 50/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब पार किए गए खंभों की संख्या जो होगी, अब देखिए, या इसको अगर हम मीटर में बदल लेते हैं तो 18, और मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करोगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे आपके। अब 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी, 50 मीटर, तो ये 18 जो 1,80,000 यानी 1,80,000 किलोमीटर मीटर दूरी तय की, उसमें 50-50 मीटर से कितने आएंगे,
तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 से भाग कर देंगे, एक जीरो खत्म हो गया, 5 या 15, 3 18, 30, 5 30 और 2 जीरो और बच गए। यानी कि 50-50 मीटर की दूरी पर जो है 3600 खंबे को ये पार करेगा, लेकिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक खंबे को ये पार कर लेता है, यानी एक खंबा और कितना हो गया, 3601 खंबे को पार करेगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब ये भी देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, उसको 37% वोट मिलते हैं, जितना भी वोट पड़ा कुल 37% उसको मिलते हैं, और जो विजयी उम्मीदवार है उससे इसे 52,000 नहीं 5,20,000 वोट कम मिलते हैं, ठीक, और ये हार जाता है। तो दोनों उम्मीदवारों को कितने वोट मतलब मिला करके कितने वोट पड़े थे, तो हम मान लेते हैं कि कुल जो वोट पड़े हैं, कुल वोट कितने पड़े हैं, x वोट पड़े थे, ठीक है। हम सोचते हैं ऐसे कि मान लो कि x वोट कुल पड़े हों, अब इसे कितना मिला 37%, तो हारा जो है उसको कितने वोट मिले, x का 37% वोट, ठीक। जो जीता है उसे कितना मिलेगा, उसे x का 37% मिला, यानी हारे हुए के तो बराबर मिला, लेकिन हारे हुए से इतना वोट ज्यादा मिला, तभी तो वो जीत गया, और ये इतने वोट से 5,20,000 वोट से हार गए, ठीक। ये हारे हुए को अगर x का 37% मिला, तो जीते हुए को क्या है, हारे हुए से 5,20,000 वोट अधिक मिले। अच्छा, हार और जीत दोनों को मिला करके कुल कितने वोट बन रहे हैं, हमारे x वोट मिल गए पड़ रहे हैं। अब इसी को आप जोड़ करके सॉल्व कर लीजिए। 37x/100 ये हो गया हारा वाला, जीते वाले को मिले 37x/100 और प्लस 5,20,000, और कुल मिला के कितने वोट पड़े x। अब 37 दूना कितना होगा, 74 हो गया बटे 100, और इस x को ले आइए इधर -x, और इसको उधर ले जाइए तो 5,20,000, ठीक। अब 74x और इधर 100 से गुणा होगा 100x, 74x माइनस 100x कितना हो गया, 74 6 80 और 20 100, 26x माइनस में बचेगा बटे 100 बराबर इधर कितना बचेगा 5,20,000, ठीक। 26 दूना कितना हो गया 52, और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, x कितना हो जाएगा, इस 100 से इधर क्या होगा गुणा होगा, तो 4 जीरो पहले से था, 2 जीरो और, यानी टोटल कितने हो गए 6 जीरो। तो टोटल कितने वोट पड़े, कितने वोट टोटल पड़े, ठीक। और ये कहाँ है, 2 के आगे 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए नए तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। 120 के विषम और समभाजकों की कुल कितनी संख्या, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले हम सम विषम भाजक निकालने के लिए पहले 120 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 30 आएगा, 2 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 से काटेंगे 1 आएगा। 2 कितनी बार है, आप कहेंगे 3 बार है, 3 1 बार है, और 5 1 बार है। अगर हम समभाजकों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है 2 की घात कितनी है 3 है, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे 3, ठीक। और जो विषम, ये तो सम हो गया, 2 सम है, और जो विषम वाले हैं इसको क्या करेंगे हम, इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक। और ये भी सम है, इसमें भी आप 1 जोड़ दीजिए, 1 घात था 1 जोड़ दिया, ये भी 1 घात था 1 और जोड़ दी, तो 3 गुणे 2 और गुणे 2, 3 दूना 6 दूना 12, यानी समघात कितने हैं 12। अगर विषम को हमें देखना है तो क्या करना होगा, ये जो विषम वाले हैं ना, विषम वाले इनकी एक एक घात बढ़ा दो आप और कर दो गुणा,
यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी 4 विषम और 12 विषम कितने हैं? 4 भाजक हैं और हम कितने हैं? 12 भाजक। ये भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर x + 1/x = 2 दिया है तो ठीक है, तो इसका तो x² + 1/x² का मान निकालना। अब अगर यदि x + 1/x = a दिया है तो x² + 1/x = क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी दे सकता था, तो x² + 1/, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और अगर माइनस में दिया होता तो a² + 2 हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दिया? प्लस में दिया है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a², और a की जगह पर है कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर -2, यानी 4 - 2 कितना आ गया? 2। ऑप्शन थर्ड क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको सरल करना है। 4 + √2/√2 + 1। एक काम करिए, इसका परमीकरण करेंगे हम। परमीकरण करेंगे तो यहाँ जो नीचे रहता है इसका चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं। 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। अब गुणा करिए इसका, 4 से अगर √2 गुणा करेंगे तो 4√2, और 4 से फिर -1 में गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, प्लस √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस √2 का 1 से गुणा होगा तो √2 आ जाएगा। नीचे देखिए a + b और a - b, यानी a² - b²। अब देखिए 4√2 है और -1√2 है, तो 3√2 हो जाएगा, और -4 + 2 हो जाएगा -2। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तुम्हारे पास क्या बचा? 3√2 - 2/1, और 3√2 - 2 कहाँ है? ऑप्शन थर्ड में है। अब देखिए इसमें इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य होंगे लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होंगे। तो देखिए 50 के लिए हमको कितना चाहिए? 1 2 चाहिए और 5 की 2 घात चाहिए, 1 2 चाहिए और 5 की घात 2, 5 25 दूना 50। यहाँ पर देखिए जो है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात 1 है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम 1 2 निकाल लेंगे और 2 बार 5 निकाल लेंगे, बचा हमारे पास क्या? 1 2 हमने निकाला, 2 की 2 घात थी, 1 घात बच जाएगी, गुणे 3 गुणे 7। अब ये तो हमारा हो गया 50, गुणे 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1 बच गया। अब देखिए अगर हम 50 को सम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हमें मिलता है? जो मिलता है वो 100 से विभाज्य होगा, लेकिन हमको और 50 का अगर हम विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऐसी संख्या मिलती है जो 100 से विभाज्य नहीं होती। ठीक है, जो 100 से विभाज्य नहीं होती। तो हमें क्या चाहिए कि जो 100 से विभाज्य ना हो लेकिन किससे? 50 से विभाज्य हो। तो हम सम संख्या के गुणज को छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब ये दोनों विषम बचे, ठीक, इन्हीं के गुणजों की संख्या हम लेंगे, तो इनके भाजकों की संख्या, गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? जो घात है उसमें 1 हम जोड़ देते हैं, 7 का भी 1 है, 1 जोड़ देंगे, तो 2 गुणे 2 बराबर कितने हो गए? 4, यानी 4 ऐसे गुणनखंड है, ठीक, जो 50 से तो विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।